हाँ जी दोस्तों, आपने सीरियल किलर की काफ़ी स्टोरी सुनी होगी, लेकिन इससे भी एक कदम आगे चार्ल्स सोबराज का नाम कभी ना कभी तो जरूर ही सुना होगा। इसे पूरी दुनिया बिकिनी किलर के नाम से जानती है। इसे दुनिया का सबसे कुख्यात और सबसे शातिर अपराधी माना जाता है। सोबराज अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से लड़कियों को इम्प्रेस करता, ड्रग्स देता, उसे यूज करता और उसे मारकर उसके सारे कपड़े उतार कर उसे बिकिनी में फेंक देता। चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम हटचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स था। ये बचपन से काफी तेज था, लेकिन ये अपना शातिर दिमाग कभी पढ़ाई में यूज नहीं किया, बल्कि चोरी और दूसरे क्राइम्स में यूज किया, जिसके वजह से स्कूल में चार्ल्स को कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके पेरेंट्स को हमेशा ये लगता था जैसे ही वो बड़ा होगा वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएगा। टीनेज एक ऐसा फेज होता है किसी भी इंसान के लाइफ में, अगर वहाँ पे हम गलत ट्रैक पर चले जाए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और चार्ल्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में किए गए क्राइम्स अब बड़े साजिशों में तब्दील हो रहे थे। चार्ल्स की क्रिमिनल जर्नी की शुरुआत तब हो गई थी जब वो अपने टीन एज में था। पहली बार उसे जेल तब हुई जब वो 19 साल का था, जब उसने पेरिस के एक बिल्डिंग में इलीगली घुसने की कोशिश की और ऐसे ही कई सारे क्राइम्स किए। एट द एज ऑफ 19 उसने पेरिस के अंडरवर्ल्ड के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में जब चार्ल्स को जेल हुई तब वहां पर मान लो उसका इरादा पूरा करने का एक डायरेक्शन सा मिल गया था, क्योंकि उसे जेल में ही फेलिक्स नाम का एक शख्स मिला था जो कि एक प्रिजन वॉलंटियर था। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि चार्ल्स एक ऐसी पर्सनैलिटी था जिस पर कोई भी इजिली विश्वास कर सकता था। इसी के साथ साथ चार्ल्स कई सारे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ और फिलॉसफी के ऑथर्स को एकदम बारीकी से स्टडी करता था, जिससे कि वो हर एक टेक्निक सीख सके। और इन्हीं टेक्निक से चार्ल्स ने फेलिक्स को भी अपने झांसे में फंसा दिया और फेलिक्स का एक बहुत करीबी दोस्त बन गया। वो इतना ज्यादा करीबी बन गया था जिससे फेलिक्स की मदद से चार्ल्स जेल से भाग जाए और फिर बाद में फेलिक्स चार्ल्स का रूममेट भी बन गया। अब क्योंकि फेलिक्स इतने हाई पोजीशन पे था और उसका नेटवर्किंग बहुत ज्यादा बड़ा था, वो बड़े बड़े हाई सोसाइटी लोगों के टच में भी रहता था, इसलिए चार्ल्स के लिए ऐसे हाई क्लास पार्टीज में जाना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया था। इन पार्टीज में जाकर चार्ल्स वहाँ के लोगों को उल्लू बनाता और वहाँ के लोगों के ज्वेलरी चोरी करता और पैसे भी चुरा लेता था। और एक ऐसी ही पार्टी में मिली एक पेरिसियन वुमेन जिसके साथ उसने शादी कर ली, क्योंकि उसने उसको अपने प्यार में फंसा लिया था। और इस लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसने एक भयानक क्रिमिनल से शादी कर ली है। मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेके ये कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। एक रात सोबराज को अरेस्ट कर लिया गया अपने ही दोस्त फेलिक्स की गाड़ी चुराने के जुर्म में। और जैसे ही वो फिर से जेल से निकला, वो और उसकी वाइफ एशिया भाग आए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एशिया ही क्यों? तो चार्ल्स का ऐसा मानना था कि एशिया के लॉज ज्यादा कड़े नहीं होते हैं और यहाँ किसी भी पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर उसका मुंह बंद कराया जा सकता है। और यहाँ पर हुए उसके कई ऐसे क्राइम जिसे सुनकर आप डर जाओगे। इसी दौरान जब वो ईस्टर्न यूरोप में ट्रैवल कर रहा था, तब उसने अपने क्राइम पोर्टफोलियो में एक नया सेक्शन ऐड किया कॉल्ड कॉन्फिडेंस स्कैम। कॉन्फिडेंस स्कैम होता क्या है? इसमें होता यह है कि चार्ल्स एक ट्रैवलर के रूप में अपने शिकार को ढूंढता है। इसकी मेन जगह होती है ग्रीस की बीचेस या फिर अफगानिस्तान का हिप्पी ट्रेड, जहां पर जाकर इन ट्रैवलर के साथ बातें करना शुरू करता। एग्जैक्टली वही टॉपिक पर चार्ल्स भी जाकर उनसे बात करता और उनका पूरा ट्रस्ट जीत लेता। एक बार ट्रस्ट जीतने के बाद उनको लूट लेता और यह कोई आम लूट नहीं होती थी। बाकी सीरियल किलर की तरह चार्ल्स को डेड बॉडी या खून से ज्यादा प्यार नहीं था, लेकिन उसको अपने एडवेंचर से बहुत ही ज्यादा प्यार था। चार्ल्स से परिचय के 2-3 दिन बाद जहां एक तरफ ट्रैवलर को यह पता चलता कि उसके पैसे, ज्वेलरी या फिर पासपोर्ट जैसी कीमती चीजें गायब हो चुकी है, दूसरी तरफ चार्ल्स किसी और कंट्री में जाके किसी और ट्रैवलर के साथ ये स्कैम करने की कोशिश कर रहा होता। अपने फेक आइडेंटिटी को यूज करते करते चार्ल्स 1917 में अपनी वाइफ के साथ बॉम्बे आया, जहां पर इसने अपनी बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के बाद भी चार्ल्स ये सब काम को नहीं छोड़ा। वो अपने खर्चे उठाने के लिए चोरी, गैम्बलिंग, स्मगलिंग जैसे क्राइम्स किया करता। चार्ल्स ने एक बार एक कार की चोरी कर ली थी और होटल अशोक के एक ज्वेलरी स्टोर को भी चोरी किया था, जिसके वजह से वो पकड़ा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि इजिली किसी को भी वो मूर्ख बना देता, तो जेल से बाहर निकलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी कभी वो खुद की फेक इलनेस का नाटक करता और कभी कभी जेल से गड्ढा खोदकर बाहर निकलने की कोशिश करता। और तो और उसने कई बार गार्ड्स को ड्रग्स देकर भी जेल से निकलने की कोशिश करता।
यहाँ से भागने के बाद उसने अपने पिता से पैसे लिए अपनी बीवी के साथ काबुल के लिए रवाना हो गया, जहाँ पर उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था गन्स की स्मगलिंग करना। यहाँ पर भी उसने पूरे जोश में अपने क्राइम्स को करना शुरू किया और फिर से वो पकड़ा गया। पर फिर भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि इजिली किसी को भी मैनिपुलेट कर कर वो बाहर निकल जाता। भले ही चार्ल्स के लिए ये सब कुछ काफी एडवेंचरस था, लेकिन आम इंसान के लिए ये एक पागलपन है। इसीलिए चार्ल्स की वाइफ ने उसे छोड़ने का डिसीजन लिया और अपने बच्चे के साथ फ्रांस चली गई। क्योंकि सोबराज ने इतनी सारी फेक आइडेंटिटी बना ली थी, अब हर जेल में उसकी एक अलग आइडेंटिटी बन गई थी। उसे पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अब वो मोस्ट वांटेड बनने से कुछ ही कदम दूर था। अपनी वाइफ के जाने के बाद चार्ल्स को एक नया पार्टनर मिल गया जिसका नाम था आंद्रे, जो उसका ही एक भाई था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस्तांबुल में कई सारे अपराध किए, जिसके बाद एथेंस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर चार्ल्स ने एंद्रे को उसी की तरह करने को कहा और वो पुलिस स्टेशन में आग लगाकर फिर से भाग निकला। आखिर ऐसा इंसान किसी का सगा कैसे हो सकता है। आंद्रे अब 18 साल के लिए पुलिस के चंगुल में फंस चुका था और चार्ल्स फिर से फ्री हो चुका था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक साइको क्रिमिनल था, जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। एथेंस के जेल से भागते हुए वो थाईलैंड जा पहुंचा, जहां वो एक बहुत ही खूबसूरत कनाडियन लड़की से मिला। उसका नाम था मैरी आंद्रे लेक्लर्क, जिसे चार्ल्स सीड्यूस किया करता और धीरे धीरे वो उसकी फॉलोअर्स बन चुकी थी। और ऐसे ही फॉलोअर्स बनाने के लिए चार्ल्स ने एक नया कॉन गेम शुरू किया। थाईलैंड में वो एक अजय चौधरी नाम का शख्स से मिला, जहां पर ये दोनों यंग टूरिस्ट को इनकाउंटर करता, उन्हें ड्रग्स देता और उनकी तबीयत को पहले खराब करता और उनका मसीहा बनकर उसे ठीक करता, उसे अपने घर पर जगह भी देता। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता कि वो दवा दे रहा है, पर असल में वो खाने में ड्रग्स मिलाकर उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। फरिश्ते के रूप में ये टूरिस्ट के लिए हैवान था, क्योंकि इन टूरिस्ट को क्या पता था जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ एक ऐसे राक्षस से मिलेंगे जो उन्हें शायद कभी जाने नहीं देगा। वो उन्हें लाचार बनाकर उनका सारा सामान चोरी कर लेता और कभी कभी उन्हें जिंदा जला देता या फिर उसे पानी में डुबोकर मार देता। उन्हीं में से एक यंग कपल को झांसे में फंसाकर उन्हें जिंदा जला दिया। और तो और डोमिनिक नाम का एक यंग ट्रेवलर था जिसे चार्ल्स ड्रग्स देता, और जब उसे वहां से निकलना होता तो वो कहता, मैं अपने दोस्तों को कहीं जाने नहीं देता और तुम अब मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर ये सब बात सुनकर आप अभी तक शॉक नहीं हुए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों एक सीरियल किलर एक बिकिनी किलर बन गया। 18 अक्टूबर 1975 को एक डेड बॉडी मिली जिसका नाम था टेरेसा नॉल्टन। पहले तो ऐसा लगा था कि ये डूबने की वजह से मौत हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि लड़की को ड्रग्स दिए गए और गला घोंटकर इसकी हत्या की गई। एग्जैक्टली 1 महीने के बाद फिर से ऐसी ही एक लाश मिली। वो दोनों डेड बॉडीज में एक चीज कॉमन थी, वो दोनों डेड बॉडीज बिकनी में मिला था। पर इसे मारा किसने था? ये और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स सोबराज ही था। इस इंसिडेंट के बाद लोग उसे सीरियल किलर नहीं बल्कि बिकिनी किलर के नाम से जानने लगे थे। इस सीरियल किलर ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मारा, जिसमें से कई सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं हुए थे। और वो इतना ज्यादा बेरहम था कि उसने अजय को भी मार डाला जब उसे पता चला कि अजय की अब कोई जरूरत नहीं है। जब हरमन निपनबर्ग नाम का ऑफिशियल यूएस कपल के केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिनको चार्ल्स के द्वारा जलाकर मार दिया गया था, तब ये पता चला कि चार्ल्स एक फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा था जो एलियन ग्वाटियर बनकर रह रहा था। इसके लॉकर में कई सारे फेक पासपोर्ट भी मिले जिसे उसने आज तक छुपा के रखा था। 20 से भी ज्यादा मर्डर्स को वो एक्सीडेंटल ड्रग डोजेस का नाम देता था। इससे ज्यादा खौफनाक क्या ही हो सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, आप मानोगे नहीं, क्योंकि ये सीरियल किलर ने इंडिया के सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ जेल में एक 5 स्टार वाली जिंदगी जी है। जब चार्ल्स थाईलैंड से भागकर इंडिया आया तब उसने मैरी के साथ साथ और 2 खूबसूरत लड़कियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया था, जिसका नाम बारबरा और एलन था। इन तीनों ने मिलकर कई सारे फ्रेंच टूरिस्ट को स्कैम करना शुरू किया और कई सारे फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग्स देने की कोशिश की, जिनके लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 12 साल की सजा सुनाई गई। इन सबको दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां पर फिर से गार्ड्स को ड्रग्स देता और एक लग्जरी लाइफ जीता। उसने जेल में कई सारे इंटरव्यू भी दिए जिसके लिए उसे पैसे मिला करते और जेलर्स और गार्ड से भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिला करता। 10 साल की सजा पूरी होने पर इसने सबको मिठाइयाँ बांटी जिसके अंदर इसने नींद की दवाई मिला रखी थी और फिर से जेल से भागने की कोशिश की, जिससे कि वो एक बार फिर से पकड़ा गया और उसकी सजा बढ़ा दी गई। पर कोई क्रिमिनल अपने पैरों
पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों ही मारेगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि थाईलैंड पुलिस इसे अब तक ढूंढ रही थी और अगर ये यहाँ से रिहा हो जाता तो थाईलैंड में पकड़ लिया जाता। अब तो आप मानोगे कि यह मास्टर प्लान बनाने में माहिर था। यहाँ से छूटकर 1997 में चार्ल्स फिर से फ्रांस चला गया। चार्ल्स फ्रांस में जाकर एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीने लगा क्योंकि द सरपेंट जैसी मूवीज और कई सारी बुक्स में वो अपनी स्टोरी बताता और उसे डॉलर्स में पैसे मिला करते। लेकिन एक क्रिमिनल कितने ही दिनों तक बाहर घूम सकता है और कानून की नजरों से छिप सकता है। जब 2003 में वो नेपाल गया, शायद नसीब ने भी उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वो एक मर्डर करने के जुर्म में फंस गया और अब की बार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसने कई दफा फिर से भागने की कोशिश की लेकिन वो हर बार पकड़ा गया।